तो आज हम अपने इस लाइव सेशन में स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हमारा थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो सबसे पहले मैं एक पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज कंफर्म आप जो है पीडीएफ फाइल को देख पा रहे हैं, सो दैट कि हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड को स्टार्ट कर सके। तो चलिए, विजिबल है आपके लिए पीडीएफ फाइल जो है वो विजिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की, तो जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 में कवर किए गए हैं। तो हमने देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी को सेक्शन 15, 16 और 17 में कवर किया गया था, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 में कवर किया गया था। और अब हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की, जो कि सेक्शन 45 से सेक्शन 55 में कवर किया गया है। तो अभी तक हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी के केस में एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे करता है टुवर्ड्स हिज सर्विसेज। जो एम्प्लॉय सर्विसेज रेंडर करता है एम्प्लॉयर को, उसके बदले में एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट पे करता है एम्प्लॉय को, जिसे सैलरी कहा गया। सेकंड हेड में हमने बात की, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पर देते हैं, तो ऐसे में जो रेंटल इनकम आपको रिसीव होगी वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। थर्ड हेड की अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो बेसिकली इनकम टैक्स में कहा गया है कि जनरली सभी व्यक्तियों के पास कोई ना कोई एसेट होती है। जनरली जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास कोई ना कोई एसेट होती है। एसेट मींस कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो उसके लिए यूजफुल है, जिसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार है, कोई बाइक है, गोल्ड है, या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है। तो कोई भी ऐसी चीज जो एसेट है वो बेसिकली किसी ना किसी व्यक्ति के पास जरूर होती है, और ऐसे में उन एसेट्स में से कुछ एसेट्स को बताया गया कैपिटल एसेट। तो दैट मीन्स जितनी भी आपकी एसेट होंगी इनकम टैक्स के अंदर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, या तो वो कैपिटल एसेट होगी या फिर नॉन कैपिटल एसेट। दैट मीन्स वो एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट होगी तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के दायरे में आएगी, और अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट नहीं है तो ऐसे में उसकी सेल परचेज पर जो भी प्रॉफिट होगा वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। हालांकि हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में कुछ केसेस को कवर किया गया है, उसके अलावा जो केसेस होंगे वो आपके नॉट टैक्सेबल होंगे, उन पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन के लिए, आपको समझना होगा कि कौन सी एसेट कैपिटल एसेट है और कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। एक बार हम ये समझ लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कैपिटल एसेट को अगर हम सेल करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उस पर हमें टैक्स देना होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब जनरली हम वर्ड यूज करते हैं सेल, कि जब भी हम कोई कैपिटल एसेट सेल करेंगे तो प्रॉफिट अराइज होगा। लेकिन हम देखेंगे इस हेड के अंदर जो टर्म यूज की गई है वो टर्म यूज की गई है ट्रांसफर। अगर हम कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं तो जो प्रॉफिट अराइज होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। जनरली आप दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सेल और ट्रांसफर को एक ही माना जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो है कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो आपको देखने में लगेंगी ये सेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। रीजन बीइंग उसको ट्रांसफर केसेस माना जाएगा, तो वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है फॉर दिस हेड। तो मैंने आपको बताया था कि 5 हेड्स के अंदर भी अलग अलग चार्जिंग सेक्शन दिए गए हैं जो बताते हैं कि उस हेड के अंदर आपकी टैक्सेबिलिटी कब आती है। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंदर आप देखते हैं
एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर। तो यहां पर वर्ड यूज किया गया है ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। तो दैट मीन्स अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी, उस पर अगर कोई प्रॉफिट और गेन अराइज होगा, तो ही वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EA, सेक्शन 54EB, सेक्शन 54F एंड सेक्शन 54G के तहत हमें कुछ एग्जम्पशंस अलाउ की जाती है इन केस ऑफ कैपिटल गेन इनकम। जैसे हमने देखा था सेक्शन 10 के अंदर कुछ एग्जम्पशंस दी गई है, उसी तरह कैपिटल गेन हेड जो है, उस हेड के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस एग्जम्पशंस दी गई है। अगर आप इन सेक्शंस में वो डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम कर लेते हैं, तो ऐसे में वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अदरवाइज अगर कोई कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करोगे, उस पर कोई प्रॉफिट या गेन अराइज होगा, तो वो टैक्सेबल होगा। shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place। जिस साल में आप ट्रांसफर करेंगे, उस साल की इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इनके पास एक कैपिटल एसेट है, लेट्स से कोई हाउस प्रॉपर्टी है। तो हमने देखा था जब हमने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो अंडर द हेड कैपिटल गेन जो है टैक्स होती है, उसको आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानते हैं। तो मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी ये सेल करते हैं 40 लाख रुपीस की, और इन्होंने ये सेल की 29 मार्च 2021 को, 29 मार्च 2021 को इन्होंने सेल की, और मिस्टर वाई ने इसकी पेमेंट की मान लीजिए 15 अप्रैल 2021 को। तो ऐसे में ये जो इनकम होगी इस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने पर, वो टैक्सेबल होगी इन द प्रीवियस ईयर 2020-21। जिस साल में आपने ट्रांसफर किया है, उस साल में टैक्सेबल होगी। भले ही आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुई है, लेकिन आपको टैक्स जो देना होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में देना होगा। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल में ट्रांसफर होगा उसी साल में टैक्स लगेगा। मिस्टर एक्स है, इन्होंने 25 मार्च 2021 को अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बट पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 10th of April 21। ये यहां पर क्लरिकल मिस्टेक है, यहां पर 1 आएगा। तो 2021 10th of April को अगर अमाउंट रिसीव होती है, तो इन दैट सिचुएशन भी ये इनकम मानी जाएगी प्रीवियस ईयर 2021 की। तो यहां पर ध्यान रखें, कैपिटल गेन जो टैक्स होगा वो ड्यू बेसिस पर होगा। कुछ केसेस हम देखेंगे जहां पर ड्यू बेसिस अप्लाई नहीं होगा, वो स्पेशल केसेस है, लेकिन जनरली जो कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा, जो इनकम आपकी मानी जाएगी, वो उस साल की मानी जाएगी जिस साल में आपने ट्रांसफर किया। सेकेंडली, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो यहां पर जैसे हमने बात की कैपिटल गेन के लिए ड्यू बेसिस फॉलो किया जाएगा, तो इट डजंट मीन्स कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। यहां पर सिर्फ कैपिटल गेन हेड की बात की गई है कि कैपिटल गेन हेड के लिए आपको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जनरली हम देखेंगे कि कैपिटल गेन हेड में कुछ ट्रांजैक्शंस ही होती है पूरे साल भर में, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत वैसे भी नहीं होती। तो यहां पर हमारी कुछ बातें निकल कर आ जाती है कि पहली बात तो कैपिटल गेन हेड इनकम के लिए कैपिटल एसेट का होना जरूरी है। दूसरी बात, उसका ट्रांसफर होना जरूरी है। तीसरी बात, जिस साल में ट्रांसफर होगा उसी साल में इनकम टैक्सेबल होगी। तो इसके बाद जो बात आती है कि जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं, तो हम देखेंगे कैपिटल एसेट भी दो तरह की हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेस्ड अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग।
कितने समय के लिए आपने उस एसेट को होल्ड किया, उस एसेट को अपने पास रखा, उस पीरियड से यह पता लगाया जाता है कि वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ट्रांसफर पर जो प्रॉफिट होगा, जो गेन होगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और अगर वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ट्रांसफर पर जो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो वो हमें बताता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 में बताया गया कि किस तरह आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे और किस तरह आप जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग from the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset। तो जब भी आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में उस ट्रांसफर के बदले में आपको जो अमाउंट रिसीव होती है उसको कहा जाता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जिसको जनरली आप सेल प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको मैंने 40 लाख रुपीस के लिए सेल किया, तो उसकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी 40 लाख रुपीस। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 40 लाख रुपीस पुट करेंगे, उसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि आपने उस कैपिटल एसेट को कितने रुपए में, कितने प्राइस में एक्वायर किया था, परचेज किया था। तो वो परचेज अमाउंट जो है आप लेस करेंगे फ्रॉम द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कई बार क्या होता है आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो आप उसकी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ अमाउंट जो है, कुछ एक्सपेंसेस जो है इनकर करते हैं। मान लीजिए मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेट्स से 25 लाख रुपीस की, और मैंने उसके ऊपर एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया। ग्राउंड फ्लोर मैंने खरीदा था, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया और उसके कंस्ट्रक्शन में 10 लाख रुपीस की कॉस्ट मैंने इनकर की, तो इसको कहा जाएगा इंप्रूवमेंट कॉस्ट। जो 25 लाख रुपीस में मैंने परचेज किया उसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और 10 लाख रुपए में जो मैंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया उसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और लास्ट जो आप लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस मींस आपने उस एसेट को सेल करने में जो एक्सपेंस इनकर किए वो आप जो है यहां पर लेस करेंगे। तो मान लीजिए मैंने 40 लाख रुपीस की वो जो हाउस प्रॉपर्टी सेल की, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए का कमीशन दिया जिस व्यक्ति ने उसको बेचने में मेरी हेल्प की। तो जनरली आप देखते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज को सेल परचेज कराते हैं। तो ऐसे में 1 लाख रुपए का कमीशन दिया गया, यह माना जाएगा वो है सेलिंग एक्सपेंस, और ऐसे में आप उस कमीशन को भी लेस करेंगे और जो आपका गेन आएगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मान लीजिए 40 लाख रुपीस की हाउस प्रॉपर्टी थी, माइनस 25 लाख रुपीस परचेज प्राइस, माइनस 10 लाख रुपीस इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, और माइनस 1 लाख रुपीस एज ए कमीशन। तो हमारा यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 4 लाख रुपीस। एक एग्जांपल यहां पर आपको दिया गया है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक हाउस परचेज किया था 1 जुलाई 2018 को 10 लाख रुपए का, और इसने कंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट फ्लोर 1 जुलाई 2019 को, जिस पर उसने 6 लाख रुपए खर्च किए, और उसने यह पूरा हाउस जो है वो 70 लाख रुपीस में सेल कर दिया। ऐसे में इसने 2 लाख रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किए, तो हमें उसकी इनकम कंप्यूट करनी है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के तहत मिलती है, और मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1,50,000 रुपए तक की अलाउ की जाती है अंडर सेक्शन 80C। तो यहां पर सबसे पहली बात तो हमें यह पता करना होगा कि जो हाउस है क्या वो कैपिटल एसेट है या नहीं। तो कैपिटल एसेट कौन कौन सी एसेट होती है वो हम जो है अपने कैपिटल गेन इनकम सेशंस में डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद जब वो कैपिटल एसेट है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उसको कितने पीरियड के लिए होल्ड किया, कितने समय के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास रही, और उस पीरियड के बेस पर हमें पता चलेगा वो जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो जो कैपिटल एसेट है, क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ट्रांसफर पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ट्रांसफर पर जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहां पर फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, अगर उसको 2 साल तक होल्ड किया जाए, 2 इयर्स तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो ऐसे में वो जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, और अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपने जिस दिन हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया उस डेट से लेकर आप उसको 2 साल के अंदर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और अगर आप उसको 2 साल के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो ऐसे में हमने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 1 जुलाई 2018 को और हमने सेल की 1 मई 2020 को, तो ऑलमोस्ट 20 महीने के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी जो है सेल आउट कर दी, सॉरी 22 मंथ्स के अंदर, 22 महीने के अंदर। तो ऐसे में ये जो मानी जाएगी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 2 इयर्स है। दूसरी बात, आपको जो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां पर देखना है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देखना है, ना कि डेट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन के अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो लेस देन 2 इयर्स है। तो ऐसे में ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और इसके ट्रांसफर पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब बात आई कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करें। तो अभी अभी हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए सेक्शन 48 के अंदर बताया गया कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे फुल वैल्यू कंसीडरेशन, दैट इज सेल प्राइस। तो सेल प्राइस यहां पर 70 लाख रुपीस है। इसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि परचेज प्राइस है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो फर्स्ट फ्लोर के लिए आपने इनकर की। यहां पर कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, कोई भी कमीशन वगैरह की बात नहीं की गई है। तो 70 लाख माइनस 10 लाख माइनस 6 लाख रुपीस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 54 लाख रुपीस। यह आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कोई इनकम नहीं है, तो यही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 रुपए की आपको अलाउ की जाएगी और आपकी टोटल इनकम आ जाती है 52,50,000 रुपए। अब यहां पर कुछ डाउट्स आपका हो सकता है कि सर जो कैपिटल गेन इनकम होती है उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U अलाउ नहीं की जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल गेन इनकम अंडर सेक्शन 111 है, अंडर सेक्शन 112 है, अंडर सेक्शन 112A है, जो कि हम ऑलरेडी स्पेशल टैक्सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ उन्हीं के केसेस में आपको सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। यहां पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये आपका अदर देन 111A है, दैट मींस ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। हमने वहां पर डिस्कस किया था 2 तरह के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर होता है, उस पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स पे करना होता है। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। उसके अलावा और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। तो ऐसे में यहां पर 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको अलाउ की जाएगी। तो आई होप आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग अच्छे से समझ में आया होगा कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कंप्यूट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 48 के अंदर ही एक प्रोविजो आपको दिया गया है। सेकंड प्रोविजो है, आप जब डिस्कस करेंगे तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहां पर साफ साफ कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे। द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2 shall have effect as if for the words cost of acquisition and cost of any improvement
द वर्ड्स indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement shall be substituted। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि जब हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो आपने क्लोज 2 के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस की थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ये कहलाएंगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आप क्या करेंगे, आप लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से आप लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सेलिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा। इस तरह जो आपका कैपिटल गेन आएगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, तो ऐसे में आप इस तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेल ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन द सिमिलर मैनर। सिमिलर मैनर मीन्स फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, जैसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लेस करते हैं। बट instead of cost of acquisition and cost of improvement, you will less indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement। तो अब बात आई कि सर indexed cost of acquisition का क्या मतलब है और indexed cost of improvement का क्या मतलब है। तो जनरली आप देखते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से आपकी जो एसेट होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, लेकिन ये जो वैल्यू इंक्रीज होती है ये होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से वो वैल्यू इंक्रीज होती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मान लीजिए आपने 5 साल पहले किसी वस्तु को, किसी एसेट को 100 रुपए का खरीदा था और 5 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से उस वस्तु की कीमत हो गई 120 रुपए। तो ऐसे में अगर आप 120 रुपए से ज्यादा उसको बेचोगे तो जो प्रॉफिट होगा वही टैक्सेबल होगा। तो मान लीजिए मैंने उस वस्तु को बेचा, उस एसेट को बेचा 150 रुपए का, तो देखा जाए तो जितने का मैंने खरीदा था 100 रुपए का, मेरे को प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम आपका प्रॉफिट 50 रुपीज नहीं मानेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे। हम ये मानते हैं उस एसेट की जो वैल्यू है ड्यू टू इन्फ्लेशन वो 120 रुपीज है, तो हम आपका प्रॉफिट मानेंगे 30 रुपीज, 150 माइनस 120। तो बेसिकली यहीं पर जो 100 रुपए है वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और जो 120 रुपए है वो मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो बेसिकली इसको बोला जाता है, ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसको बोला जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो आप कैसे इंडेक्सेशन करेंगे, आप क्या करेंगे, बेसिकली आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मान लीजिए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 100 रुपीज, आप उसको डिवाइड करेंगे इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज परचेज्ड। जिस साल में आपने वो एसेट खरीदी थी उस साल में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या था, और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज सोल्ड, एसेट वाज ट्रांसफर्ड। तो अब बात आती है कि इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2001-2 को लेकर बेस मानते हुए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रखा गया 100 और नेक्स्ट ईयर इसको रखा गया 105, नेक्स्ट ईयर 109। इस तरह हर साल के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301। तो इसका मतलब यह है कि अगर सिंपली आप इसको समझना चाहे तो सन 2001-2 में जो वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी थी वो
फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसकी कीमत इन्फ्लेशन की वजह से 301 रुपए मानी गई है। अगर कोई वस्तु 2007-8 के अंदर 129 रुपए की खरीदी गई थी, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर उसकी कीमत 301 रुपए मानी गई है। तो इसका मतलब मान लीजिए मैंने 2007-8 में कोई वस्तु 1 लाख रुपए की खरीदी, तो ऐसे में अगर मैं उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, 1 लाख डिवाइड बाय 129 मल्टीप्लाई बाय 301। तो इस तरह जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलर वे में जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है, तो मान लीजिए आपने 7-8 के अंदर कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और 2011-12 के अंदर आपने उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन किया, कुछ इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपने इनकर की, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप अलग से इंडेक्स करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप अलग से इंडेक्स करेंगे। तो मान लीजिए 2011-12 के अंदर मैंने 50,000 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर खर्च किए, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाली जाएगी 50,000 डिवाइड बाय 184 एंड मल्टीप्लाई बाय 301। तो इस तरह बेसिकली आप कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको जनरली जो है इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। ये जो है सेम रहते हैं सभी के लिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी आप इनको पता कर सकते हैं और टाइम टू टाइम हर साल नोटिफाई किए जाते हैं। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट उसको अगले साल नोटिफाई करेगी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या रहेगा। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेसिकली महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो नोटिफाई किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। Capital gain is the profit that you make from selling an asset, which can be real estate, jewelry, stock, etc. The entire process where the capital asset's cost price is adjusted with the effect of inflation using the cost inflation index number is referred to as indexation. तो इसी प्रोसेस को बेसिकली इंडेक्सेशन कहा जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और किस तरह उसको जो है इंडेक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो हम फर्दर एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग वो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 1 जुलाई 2015 को, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, और फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया 1 जुलाई 2016 को, जिस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर की 6 लाख रुपए। और इन्होंने ये जो हाउस प्रॉपर्टी सेल की, ये सेल की 1 मई 2019 को। 80 लाख रुपए की इन्होंने ये जो है बिल्डिंग जो है हाउस प्रॉपर्टी जो है सेल की और इन्होंने 2 लाख रुपए एनएसए के तहत जो है इन्वेस्ट किए। तो अब हमें क्या करना है, इनका इनकम टैक्स कंप्यूट करना है और इनकी इनकम कंप्यूट करनी है। तो मैंने आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है वो 2 साल देखा जाता है। अगर आपने 2 साल तक होल्ड किया है और 2 साल या उससे पहले आपने उसको बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अगर आपने 2 साल से ज्यादा पीरियड इसको होल्ड किया है और उसके बाद सेल किया है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 जुलाई 2015 को परचेज किया, 1 मई 2019 को सेल किया, तो ऐसे में पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज्यादा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो ऐसे में जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप लेंगे, दैट इज 80 लाख रुपीज, जितने प्राइस में आपने सेल किया है। उसके बाद
आप लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमने देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन करना होता है, और इंडेक्सेशन करना होता है तो आपको क्या करना होगा, आपने प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख रुपए की, तो हमें देखना होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से आज इसका प्राइस कितना हो जाता है। आज मींस जिस साल में इसको बेचा गया है उस साल में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको इंडेक्स ऑफ 2015-16। तो 2015-16 के अंदर उस प्रीवियस ईयर के अंदर जिस ईयर में परचेज किया था उसका इंडेक्स आप लेंगे और डिवाइड करेंगे इंडेक्स ऑफ 2019-20, क्योंकि यहां पर 2019-20 में इसको सेल किया गया है, तो उस प्रीवियस ईयर का इंडेक्स आप लेंगे जिस प्रीवियस ईयर के अंदर इसको सेल किया गया है। तो 2015-16 का इंडेक्स हम देख लेते हैं। 2015-16 का इंडेक्स यहां पर है 254 और 2019-20 का इंडेक्शन है 289। तो इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे बाय 254 और मल्टीप्लाई करेंगे बाय 289। तो इस तरह आप जो है यहां पर वैल्यू आ जाती है 11,37,795 रुपए। इसका मतलब ये है कि हमारी 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू आज हो जाती है 11,37,795 रुपए। उसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कौन सी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहां पर भी अगेन हम वही करेंगे, जिस प्रीवियस ईयर में इंप्रूवमेंट की गई उस प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स होगा उससे हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जिस ईयर में ट्रांसफर किया गया है, जिस ईयर में सेल किया गया है। तो यहां पर 6 लाख रुपीस की हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2016-17 का जो इंडेक्स है और मल्टीप्लाई करेंगे 2019-20 का जो इंडेक्स है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 2016-17 का जो इंडेक्स है वो हमारा है 264 और 2019-20 का जो इंडेक्सेशन है वो है 289। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम जब इंडेक्स करते हैं तो ये आ जाती है 6,56,818 रुपए। तो अब हम जो लेस करेंगे वो लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर नहीं दिए गए हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम लेस नहीं करेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 62,05,386.54 और कोई इनकम नहीं है तो यही हमारी ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अंडर सेक्शन 288A तो हमारी इनकम आ जाती है 62,05,390 रुपए। उसके बाद आप यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। अभी तक हमने ग्रोस टोटल इनकम कंप्यूट की और उसमें से 2 लाख रुपए की जो आपने एनएससी के तहत इन्वेस्ट किया उसको हम यहां पर लेस नहीं करेंगे। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है, लेकिन आपको याद है जब हमने सेक्शन 112 को डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 20%, तो ऐसे में हमें जो है सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। तो 2 लाख रुपए की जो एनएससी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है वो डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 62,05,390 रुपए। अब अगर आपको ध्यान है स्पेशल टैक्सेशन के अंदर हमने एक बेनिफिट ऑफ स्लैब का कॉन्सेप्ट किया था। दैट मींस अगर आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपए तक, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इट इज 3 लाख, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन इट इज 5 लाख। तो हम यहां पर मान रहे हैं मिस्टर एक्स जो है ना ही वो सीनियर सिटीजन है ना ही वो वेरी सीनियर सिटीजन है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर से कम है। तो यहां पर 2,50,000 रुपए की उनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, स्लैब जिसे बेनिफिट ऑफ स्लैब कहा जाता है। मिस्टर एक्स की और कोई इनकम नहीं है तो इसलिए यहां पर 2,50,000 रुपए के पूरा बेनिफिट उन्हें दिया जाएगा। तो उनकी जो इनकम टैक्सेबल होगी वो होगी 59,555,390। तो 59,55,390 रुपए जो है उस पर 20% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा, जो आ जाता है 11,91,078 रुपए। अब हमने देखा था कि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा हो इन केस ऑफ इंडिविजुअल तो सरचार्ज अप्लाई होता है। तो यहां पर सरचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो जो आपका इनकम टैक्स है उसका 10% आपको यहां पर सरचार्ज पे करना होगा। यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जब आप
कंप्यूट करेंगे तो जो मार्जिनल रिलीफ के अंदर हम देखते हैं कि जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती है उससे ज्यादा अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो मार्जिनल रिलीफ मिलती है। हमारे केस में यहाँ पर टैक्स ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर नहीं मिलेगी। सरचार्ज ऐड करने के बाद हमारा टैक्स आ जाता है 13,10,185 रुपए 80 पैसे। उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप अप्लाई करेंगे तो 52,407 रुपए का हमारा जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाता है और टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाती है 13,62,593 रुपए। तो हमारा टोटल टैक्स पेबल राउंड ऑफ होने के बाद 13,62,590 रुपए आ जाता है। तो इस तरह बेसिकली आप इंडेक्सेशन करते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए 2 मेंबर्स का क्लियर हो चुका है। प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। सर 111A और 112 को मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता, उसके लिए अगेन जो हमने ऑलरेडी स्पेशल टैक्सेशन में डिस्कस किया है वहां से आपको समझना होगा। 111A के अंदर आपका जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स होते हैं जिन पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया होता है थ्रू डीमेट अकाउंट, अगर वो आप 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं और उनको आप सेल करते हैं तो उन पर जो प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और वो 15% से टैक्सेबल होता है। उस पर स्पेशल टैक्स रेट दी गई है। और सेक्शन 112A के अंदर आपका वही इक्विटी शेयर जो लिस्टेड कंपनीज के हैं वो अगर आप 12 महीने से ज्यादा पीरियड के बाद सेल आउट करते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%। तो सर ये जो आपके सेक्शंस है 111A, 112A और 115BD, इसके लिए आपको जो है स्पेशल टैक्सेशन सेशंस को जो है वो फिर से देखना होगा। यहां पर हम उनको फिर से डिस्कस नहीं कर सकते। आपको समझना यह है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का है तो उस पर स्पेशल टैक्स रेट दी गई है और अगर स्पेशल टैक्स रेट दी गई है तो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन नहीं मिलती। और हमने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा वो जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देखा, वहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और 112A और सेक्शन 115BD जो भी आपके स्पेशल टैक्सेशन सेक्शन है उनके तहत आपको 80C से लेकर 80U की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो दिए गए सन 2001 और 2 से। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कैपिटल एसेट जो हमने सन 2001-2 से पहले परचेज किए, उनका क्या होगा? उनके केस में हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या लेंगे? गुलशन जी का यहां पर क्वेश्चन है, सर लॉन्ग टर्म में आपने एनएससी नहीं लिया, प्लीज एक्सप्लेन। तो सर इसलिए नहीं लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो सेक्शन 112 में टैक्सेबल होता है, जिसको हम अपने स्पेशल टैक्सेशन चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं, उस 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U की डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो सेक्शन 112 में कवर होता है, इसकी वजह से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद मुकेश जी का यहां पर डाउट है कि सर इंडेक्सेशन क्लियर नहीं हो रहा। देखिए मुकेश जी, क्या होता है कि जनरली आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को आप 100 रुपए का खरीदते हैं और उस वस्तु को आप 120 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है 20 रुपीज का। तो मान लीजिए आज मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और आज ही वस्तु मैंने वो 120 रुपए की बेच दी, तो उस पर जो मुझे प्रॉफिट होगा वो होगा 20 रुपीज और वो मेरी इनकम माना जाएगा और उस पर मुझे टैक्स देना होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी आज ही बेच देते हो 100 रुपए की खरीदकर 120 रुपए की, तो प्रॉफिट मानेंगे 20 रुपए। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो वो प्रॉपर्टी मान लीजिए आपने 100 रुपए की खरीदी और 10 साल बाद आपने उसको 150 रुपए का बेच दिया, तो आप कहते हैं कि सर मुझे 50 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन मैं कहता हूं सर आपको 50 रुपए का फायदा नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आप उस 100 रुपए को इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें, महंगाई के हिसाब से देखें, उस 100 रुपए की कीमत जो है उस वस्तु की इन्फ्लेशन के हिसाब से 10 साल बाद 120 रुपए हो जाती है।
दैट मीन्स 10 साल बाद आप उसको खरीदने के लिए जाते हैं तो वही 100 रुपए की वस्तु आपको 120 रुपए में मिलती है। तो इसका मतलब अगर आपको रियल प्रॉफिट अगर हम बात करें तो रियल प्रॉफिट आपको 30 रुपीज का ही हुआ है, क्योंकि उन 10 साल में जो महंगाई बढ़ी, उस महंगाई की वजह से जो उस वस्तु के प्राइस बढ़े वो आपकी इनकम नहीं माना जाएगा। वो तो महंगाई की वजह से उस वस्तु की कीमत बढ़ी है, वो आपकी इनकम नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो महंगाई की वजह से आपकी वस्तु की कीमत बढ़ी, हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। उस महंगाई से ऊपर जो आपका प्रॉफिट होगा उसको हम इनकम मानेंगे। तो अगर वो 100 रुपए की चीज महंगाई की वजह से 120 रुपए की हो गई और मैंने उसको 150 रुपए का बेचा तो मुझे प्रॉफिट होगा 30 रुपए। तो अब बात आई कि सर ये कैसे पता चले कि महंगाई की वजह से उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई है? हम मार्केट में जाकर पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई करेंगे कि महंगाई की वजह से अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी तो साल दर साल उसकी जो कीमत है महंगाई की वजह से कितनी मानी जाएगी। तो आपने देखा था, आपको एक लिस्ट दी गई थी जिसके अंदर हर साल का इंडेक्स दिया गया था। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये कहती है कि आपने जितने रुपए की वस्तु खरीदी, मान लीजिए मैंने 1 साल की 1 लाख रुपए की वस्तु खरीदी और उस 1 लाख रुपए की वस्तु को मैंने खरीदा सन 2001-2 के अंदर, तो अब मैंने उसको बेचा सन 2020 और 21 के अंदर। तो गवर्नमेंट ये कहती है आप एक काम कीजिए, आप महंगाई की वजह से आपके 1 लाख रुपए आज की डेट में कितने हो गए हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख डिवाइड बाय जो आपका सन 2001-2 का इंडेक्स है उससे आप डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई उसको गुना कर देंगे बाय द इंडेक्स ऑफ 2020-21 और वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मानी जाएगी आपकी इन्फ्लेटेड वैल्यू, कि महंगाई की वजह से आपके 1 लाख रुपए आज की डेट में 1,25,000 रुपए हो गए हैं। अब आप अगर उसको 1,25,000 से ज्यादा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, 1,25,000 से कम बेचोगे तो आपको लॉस होगा। इसमें अगर देखा जाए तो टैक्स पेयर का ही बेनिफिट है। अगर मान लीजिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाए तो क्या होगा, आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 150 में बेच दी, 50 रुपए इनकम मानी जाएगी, 50 रुपए पर आप टैक्स पे करोगे। जबकि इन्फ्लेशन की वजह से आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हम कम कर रहे हैं, आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हम मान रहे हैं, तो आपको टैक्स कितने प्रॉफिट पर देना है? 30 रुपए के प्रॉफिट पर। तो इंडेक्सेशन जो है वो बेसिकली टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या फिर अपने लिए भी कभी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें तो ऐसे में ध्यान रखें कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग कि अब कैसे पता चले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो मैंने आपको बताया पीरियड ऑफ होल्डिंग से पता चलेगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी एसेट के लिए कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया गया है। अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया है, तो वो हमें समझना होगा और उसी पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेस पर हमें पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडेक्सेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में होगा, दैट मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर है। तो सर 111 अंडर शॉर्ट टर्म एनएससी क्लेम कर सकते हैं? सर मैंने कब कहा 111 का तो मैंने यूज ही नहीं किया। सेक्शन 111A के अंदर आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया जाता है और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आप सेल करते हैं 12 महीने के अंदर तो आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा जिस पर आपको 15% का टैक्स देना है। अगर वो वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको एनएससी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके अलावा और कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपको एनएससी की डिडक्शन मिल जाएगी। तो गुलशन जी प्लीज आप स्पेशल टैक्सेशन चैप्टर को दोबारा समझिए, या तो आपने स्पेशल टैक्सेशन चैप्टर को अच्छे से नहीं देखा है, अच्छे से आपने उसको नहीं समझा है। ये सभी बातें हमने बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कस की है।
आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो दो तरह का होता है, या तो 111A या उसके अलावा। 111A का है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसके अलावा है तो डिडक्शन मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके दो तरह के होते हैं, सेक्शन 112A और सेक्शन 112। दोनों ही स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, दोनों में से ही आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि कैपिटल गेन के केस में आपको सिर्फ एक केस में ही डिडक्शन मिलेगी, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, और वो भी कौन सा, जो 111A में कवर नहीं होता है। तो प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपने जो प्रीवियस सेशंस हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो चलिए आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल गेन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो। तो बेसिकली आपको समझना यह है कि एंटायर कैपिटल गेन को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके अलावा। अगर 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो स्पेशल इनकम है, जिसको हमने अपने स्पेशल टैक्सेशन के अंदर डिस्कस किया था, डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर उसके अलावा और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और कौन सा हो सकता है, आपने कोई बिल्डिंग बेची है जिस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपने कोई ज्वेलरी बेची है जिस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपने और कोई ऐसी एसेट बेची है, मान लीजिए कोई प्लॉट सेल किया है जिस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये सभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इन पे आपको डिडक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो ही तरह के हैं, 112A वाला और 112 वाला। 112A के अंदर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और 112 के अंदर उसके अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गए वो आ जाते हैं, और दोनों ही स्पेशल इनकम माने जाते हैं, तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आप स्पेशल टैक्सेशन चैप्टर्स को फिर से एक बार जरूर देखें। सर कैपिटल एसेट सन 2000 से पहले हमने परचेज की है तो क्या होगा? तो चलिए, हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए, आपको पीडीएफ फाइल अगर विजिबल है तो हमने देखा था कि सन 2001-2 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया 100। तो अब बात आई कि अगर मान लीजिए मैंने कोई कैपिटल एसेट सन 2001-2 से पहले परचेज की थी और आज की डेट में मैं उसको सेल करता हूं तो क्या होगा? तो ऐसे में कहा गया कि अगर सन 2001-2 से पहले आपने कोई एसेट परचेज की थी तो आप उसके लिए जो इंडेक्स लेंगे वो लेंगे सन 2001-2 में जो दिया गया है वही इंडेक्स आप कंसीडर करेंगे। तो दैट मीन्स इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन में मैं डिवाइड करूंगा बाय 100। तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मैंने सन 1990 में परचेज की, मुकेश जी कैपिटल गेन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जितना हमने डिस्कस किया है उसको दोबारा डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप दोबारा से इस सेशन को देखिएगा, आपको फिर से ये सेशन अपलोड किया जाएगा, इसको आप दोबारा से देखिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आए वो कंफर्म कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे जो सन 2001-2 के लिए दिया गया है वो वाला। तो मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी 1990 में परचेज की, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, और उसको मैं सेल करता हूं सन 2020-21 में, तो जब मैं उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो मैं डिवाइड करूंगा उसको बाय 100, भले ही प्रॉपर्टी मैंने 1990 में परचेज की। तो इफ any capital asset has been purchased or constructed before 1st of April 2001, in that situation you will take the index of 2001 too। तो इस केस में आपको लगता है कि सर इस केस में तो कहीं ना कहीं नुकसान है टैक्स पेयर को, क्योंकि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया जाएगा वो सन 2001-2 का लिया जाएगा, तो ऐसे में टैक्स पेयर को नुकसान है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो यूज करेंगे सन 2001-2 का, लेकिन हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेंगे वो 1/4/2001 को उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू होगी वो आप ले सकते हैं। इसका मतलब सर हमने 1990 में एक प्रॉपर्टी परचेज की 1 लाख रुपए की, और उस प्रॉपर्टी की जो
मार्केट वैल्यू थी वो 1 अप्रैल 2001 को थी 5 लाख रुपए, और मैंने उस प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेचा 50 लाख रुपीस का। तो ऐसे में जब मैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ऑप्शन दिया गया, या तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिए जो आपकी 1 लाख रुपीस है, या फिर 1 अप्रैल को जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फेयर मार्केट वैल्यू को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कितने की कॉस्ट मिल रही है, 5 लाख रुपीस की, और जो मैं इंडेक्सेशन करूंगा वो कितने रुपए का करूंगा, 5 लाख रुपीस का। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख रुपीस डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 301, तो मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो इसलिए कहा गया, इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, इन दैट केस कॉस्ट शैल बी कंसीडर्ड द कॉस्ट इनकर्ड, जो आपने खर्च की, मेरे एग्जांपल में 1 लाख रुपए, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, विच एवर इज हायर। तो जो दोनों में से ज्यादा होगी वो आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 1990 में खरीदी 10 लाख रुपए की, और 1 अप्रैल को 2001 को मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, तो मुझे किसमें फायदा है, 10 लाख में। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट इनकर्ड को क्या लूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर मान लीजिए मैंने खरीदी थी 1 लाख रुपए की, 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा, 5 लाख रुपए। क्योंकि मुझे जिसमें फायदा होगा मैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकता हूं, अगर मेरी एसेट सन 2001-2 से पहले परचेज की गई है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर कोई कैपिटल एसेट सन 2001-2 से पहले अगर मिली है तो उस केस में इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा। इस केस में एक और स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सन 2001-2 से पहले परचेज की है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन दिया गया, जो कि 1/4/2001 को उसकी मार्केट वैल्यू होगी, वो आप ले सकते हैं। ऐसे में कहा गया कि अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सन 2001-2 से पहले इनकर की है, वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो कंप्लीटली इग्नोर की जाएगी। उसका रीजन ये है कि आपको 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ की गई है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर सन 2001-2 से पहले इनकर की गई है, दैट मींस 1 अप्रैल 2001 से पहले इनकर की गई है, तो वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स है जिन्होंने एक हाउस खरीदा था 1998 में 2 लाख रुपए का, और इन्होंने 3 लाख रुपए इसकी इंप्रूवमेंट पर खर्च किए। कब? 1 अक्टूबर 2000 को, और 1 अप्रैल को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 7 लाख रुपए, और सन 2001 इन्होंने इस एसेट को बेचा। तो ऐसे में इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, इसको 2 लाख रुपए में खरीदा, 3 लाख रुपए इस पर खर्च किए, तो हमारी कॉस्ट ऑफ, अगर आप देखेंगे हमने टोटल खर्च किए 5 लाख रुपए, लेकिन 1 अप्रैल को फेयर मार्केट वैल्यू है 7 लाख रुपए, तो मेरे लिए किसमें ज्यादा बेनिफिट है, 7 लाख रुपए में। तो मैं क्या मानूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख रुपए, और ये जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3 लाख रुपए की है, इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग मुझे फेयर मार्केट वैल्यू दे दी गई है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज 7 लाख रुपीज एंड इंडेक्स ऑफ 2001-2 शैल बी अप्लाइड। तो आप जो इंडेक्स अप्लाई करेंगे वो सन 2001-2 वाला करेंगे, क्योंकि 1998 वाला कोई इंडेक्स आपको नहीं दिया गया है। तो ये इन केस ऑफ ए एसेट विच इज परचेज्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया, अगर मैं सम अप करूं अभी तक जितना मैंने आपको समझाया, अगर मैं उसको समराइज करूं, आपको देखना क्या है, पहले तो यह समझना है कि जो एसेट आपने सेल की क्या वो एक कैपिटल एसेट है या नहीं। अगर वो एक कैपिटल एसेट है तो ही वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगी। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगी। अब बात आ गई कि वो एक कैपिटल एसेट है, उसके बाद हमें देखना है कि क्या वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उस पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो एसेट है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। अब यह कैसे पता चले
कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो इसके लिए इनकम टैक्स लॉ में पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया गया है कि आप उस एसेट को कितने पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं। तो वो हम अपने आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस लिमिट के अंदर उसको बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर उस लिमिट के बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। दूसरी बात, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर होगा अंडर सेक्शन 111A, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने स्पेशल टैक्सेशन के अंदर। उसके अलावा अगर और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, चाहे वो गोल्ड के रिगार्डिंग है, या किसी और चीज के रिगार्डिंग है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बैलेंस जो होता है स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। और जो स्लैब रेट पर इनकम टैक्सेबल होती है उसमें से सेक्शन 80C से लेकर 80DU तक की जो डिडक्शन है वो अलाउ की जाती है। अब बात आई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो भी दो तरह का होगा, या तो 112A वाला होगा, 112A वाला होगा, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में ही होता है, और उस पर 10% का टैक्स पे करना होता है, जिसको हम ऑलरेडी स्पेशल टैक्सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो सेक्शन 112 के तहत टैक्सेबल होते हैं, उसको भी हमने अपने स्पेशल टैक्सेशन में डिस्कस किया है। ये दोनों ही इनकम स्पेशल इनकम मानी जाती है, और इसमें से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। चलिए, उसके बाद हमने देखा अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस। जो हमारा गेन आएगा, जो हमारा लॉस आएगा, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अब अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस। पैटर्न सेम है, बस यहां पर फर्क कितना है, आपको इंडेक्स करना है, आपको इंडेक्सेशन करना है। जो प्रोसेस ऑफ इंडेक्सेशन है वो मैंने आपको बताया, वो इसलिए की जाती है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन आपकी एसेट की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उस हद तक उस इंक्रीज को आपकी इनकम नहीं माना जाएगा। अगर 100 रुपए की कोई चीज इन्फ्लेशन की वजह से 110 रुपए हो गई है तो उस 10 रुपए को हम आपकी इनकम नहीं मानेंगे। उस 10 रुपए से ज्यादा जो आपका प्रॉफिट होगा, ज्यादा जो आपका गेन होगा, वो हम इनकम मानेंगे। अब हमें यह कैसे पता चले कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम हर साल का एक इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि अगर आपकी 100 रुपए की चीज 120 रुपए हो गई है तो आपको करना क्या है, आपको अपनी एसेट की वैल्यू को 100 रुपए से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 120 रुपए से। तो आपकी जो आपकी इन्फ्लेटेड वैल्यू है, महंगाई की वजह से जो वैल्यू है, वो आपकी एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें बस करना क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, उसको डिवाइड करना है उस इंडेक्स से जो उस साल के लिए एप्लीकेबल है, जिस साल में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, और उसको मल्टीप्लाई करना है उस इंडेक्स से जिस साल में आपने वो प्रॉपर्टी सेल की है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस में भी आपको क्या करना है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको डिवाइड करना है उस इंडेक्स से जिस ईयर में आपने वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर की, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस इंडेक्स से जिस ईयर में आपने वो कैपिटल एसेट सेल की। तो इस तरह जो आपकी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी, और वो आप फुल वैल्यू कंसीडरेशन से लेस करेंगे। अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो वो भी आप फुल वैल्यू कंसीडरेशन से लेस करेंगे। इसके बाद जो आपकी अमाउंट आएगी वो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है तो क्या होगा, क्योंकि सन 2001-2 से पहले का हमारे पास कोई भी इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई भी इंडेक्सेशन नोटिफाई नहीं किया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या करेंगे, सन 2001-2 का जो इंडेक्स है वही आप यूज करेंगे। तो आपकी जो भी वैल्यू ऑफ एसेट होगी उसको आप डिवाइड करेंगे बाय 100 जो कि इंडेक्स है सन 2001-2 का, और आप मल्टीप्लाई करेंगे उस इंडेक्स से जिस
ईयर में आपने वो प्रॉपर्टी, वो कैपिटल एसेट सेल की। यहां पर गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट और आपको दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है तो ऐसे में आप 1 अप्रैल 2001 को जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने खर्च की है वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 के बाद इनकर की है तो वो आपको अलाउ की जाएगी, उसके लिए आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया। तो प्लीज अगर ये आपके लिए टेक्निकल है तो इसको जरूर एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि जितना आगे हम बढ़ेंगे चीजें उतनी और टेक्निकल होती जाएगी और डिटेल्ड होती जाएगी। और जब तक आपको जो है बेसिक बातें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी आप जो है आगे कंफ्यूज रहेंगे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और कोई भी बात हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज जल्दी से कंफर्म कीजिए, अदरवाइज हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।